स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश तुहार सरकार तुहार द्वार। जी हां, परिवहन विभाग की जटिल प्रक्रियाओं को दूर करते हुए भूपेश सरकार ने ऐसा कदम उठाया है कि जिसकी सराहना अब पूरे देश में हो रही है। परिवहन विभाग की प्रक्रियाओं के सरलीकरण के साथ ही विभाग अब लोगों को संबंधित दस्तावेज और प्रमाण पत्र घर पहुंचाकर दिखाने वाला है। विभाग की शुरू की गई इस तुहार सरकार तुहार द्वार योजना ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए उनके पैसों और उनके समय की भी बचत कर दी है। इस योजना का ही असर है कि लाखों लोगों को बिना यातायात विभाग के चक्कर लगाए ही आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस समेत परिवहन से संबंधित सभी दस्तावेज घर बैठे आसानी से मिल सकेंगे। और इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। परिवहन विभाग की तुहर सरकार तुहर योजना आम नागरिकों को योजना का मिल रहा फायदा। घर बैठे मिल रही है 22 प्रकार की सेवाएं। परिवहन विभाग तुहर सरकार तुहर योजना से राज्य के आम नागरिकों को स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से संबंधित 22 प्रकार की परिवहन सेवाओं की सुविधा घर बैठे मिल रही है। परिवहन विभाग ने इसके लिए एक आधिकारिक पोर्टल www.parivahan.gov.in शुरू किया है। इस पोर्टल पर लोग ऑनलाइन आवेदन कर सेवा का लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में प्रदेश में परिवहन विभाग की नई सुविधा तुहर सरकार तुहर द्वार का कुशलता पूर्वक संचालन किया जा रहा है। इसके तहत जून 2021 से अब तक 12,94,000 से ज्यादा स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों के घर भेजे जा चुके हैं। इनमें 8,68,000 से ज्यादा स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण पत्र और 4,26,000 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। इस योजना के शुरू होने के बाद से ही आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र के लिए बार बार आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली है। ये रजिस्ट्रेशन भी आपको ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है जो कि घर पहुंच सेवा होकर मिल रही है और ये काफ़ी अच्छी योजना है और इसमें परिवहन के क्षेत्र में काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन करते हुए और क्रांतिकारी इस दिशा में काम हुआ है। जो अधिकारी सहित और माननीय परिवहन मंत्री हमारे मोहम्मद अकबर जी जो कि काफ़ी दूरदृष्टि रखते हैं, इन्होंने तुहर सरकार तुहर द्वार के क्षेत्र में काफ़ी गंभीरता से लेते हुए और कार्य करते हुए और योजना को क्रियान्वित किया है। परिवहन विभाग ने तुहर सरकार तुहर द्वार सेवा को और ज्यादा सुलभ बनाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 7588080330 जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर सभी कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक आवेदन से संबंधित कार्यों की प्रगति की जानकारी ली जा सकती है। आवेदक ईमेल आईडी cgparivahandispatch@gmail.com पर भी अपना ईमेल भेजकर जानकारी ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर आवेदक अपने ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र के प्रेषण संबंधी सभी जानकारी ले सकते हैं। विभागों के आंकड़ों के मुताबिक हेल्पलाइन नंबर पर हर दिन औसतन 100 कॉल आ रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रक्रिया, टैक्स और फीस संबंधी जानकारी प्राप्त की जा रही है। परिवहन विभाग की घर बैठे लोगों को दी जा रही ऑनलाइन सेवा की प्रक्रिया तुहर सरकार तुहर द्वार योजना के तहत पहले आवेदक को विभाग के पोर्टल पर वाहन से संबंधित प्रमाण पत्र या लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद विभाग जमा किए गए दस्तावेजों का निरीक्षण करता है। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहनों का निरीक्षण किया जाता है या अन्य प्रक्रियाएं संपादित की जाती हैं। इन प्रक्रियाओं के सफल होने पर संबंधित अधिकारी आवेदन का अनुमोदन करता है। इसके बाद प्रमाण पत्र या लाइसेंस आवेदक के पते पर पहुंचा दिए जाते हैं। परिवहन विभाग की लोगों को दी जा रही सेवाएं। नवीन ड्राइविंग लाइसेंस
लाइसेंस का नवीनीकरण, लाइसेंस की डुप्लीकेट कॉपी, वाहनों का रजिस्ट्रेशन, वाहनों के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण, पता परिवर्तन, फाइनेंस वाहनों की फ्रेश आरसी, मोटरयान में अल्ट्रेशन, मोटरयान में परिवर्तन, मोटरयानों का नवीन पंजीयन, स्वामित्व अंतरण, हाइपोथेकेशन जोड़ना, जारी रखना, रद्द करना, वाहनों का परमिट प्रदान करना, साथ ही वाहनों और लाइसेंस से संबंधित अन्य सुविधाएं। भूपेश सरकार की जो तुम्हार सरकार जो योजना है परिवहन विभाग की, वो काफ़ी अच्छी है। मैंने भी अभी जो गाड़ी ली है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया, मेरे घर पे आरसी बन के आई, मतलब भटकना नहीं पड़ा मुझे। और मैं हर युवाओं तक देख रहा हूँ कि जो ऑनलाइन सिस्टम है सरकार का, जिससे परेशानियाँ नहीं हो रही है। जैसे पहले भटकने वाली परेशानी होती थी, 10 बार RTO जाओ, तो अभी वो परेशानियाँ नहीं आ रही। तो ये धन्यवाद के पात्र हैं हमारी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, जिन्होंने युवाओं के लिए तुहर द्वार तुहर सरकार की योजना के तहत लर्निंग लाइसेंस, जिसके लिए कई बार RTO के दफ्तर चक्कर काटने पड़ते थे और घूस की प्रक्रिया को पूरा करते हुए हमें लर्निंग लाइसेंस प्राप्त होता था। मैंने खुद के ऊपर ये चीज़ को देखा है। मैंने खुद अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया है और कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो सब चीज़ों से बेचारे ऑनलाइन चीज़ों को जान नहीं रहे, देख नहीं रहे, जो उनको इस चीज़ की जानकारी हो, इस चीज़ से उनको जो ऑनलाइन की जो सुविधा जो उन्हें मिल रही है, वो बहुत कहीं ना कहीं योजना बहुत सही आई है। अब जो ये योजना है एकर अच्छा खासा लाभ पब्लिक ला मिला, तुरंत आवेदन करते और तुरंत ओकर निदान हो जाते, तुरंत ओकर समस्या के हल हो जाते। एकर लिए हम अपन छत्तीसगढ़िया सरकार माननीय भूपेश बघेल जी ला बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भूपेश सरकार की इस नई परिवहन नीति से न केवल आम जनता को राहत मिल रही है, बल्कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी इसका सीधा फायदा मिल रहा है। तुहर सरकार तुहर योजना का ही असर है कि अब परिवहन कार्यालयों में एजेंटों और उनके चक्कर काट रहे आम लोगों की भीड़ दिखाई नहीं देती है। इस योजना से जहां परिवहन विभाग के कामों में और भी ज्यादा पारदर्शिता आई है, तो वहीं इस योजना ने आम लोगों के धन और वक्त की भी बड़ी बचत की है। कुल मिलाकर ये योजना लोगों के लिए राहत का बड़ा सबब साबित हो रही है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। तो तुहार सरकार तुहार द्वार ये योजना किस तरीके से चलाई जा रही है, इसको विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। खुद विभाग के मंत्री, वन एवं परिवहन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से मोहम्मद अकबर जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आपका सर। और दूसरी तरफ बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। साथ में संजय उपाध्याय जी हमारे सहयोगी संपादक छत्तीसगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमान हमारे साथ। सबसे पहले सवाल मंत्री जी आपसे ही रहेगा कि तुहार सरकार तुहार द्वार योजना का मूल मकसद क्या है और क्या कार्यों के लिए डिजिटलाइजेशन की भी कोशिश यहाँ पर अच्छी साबित होगी? इसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं और क्या सरकार की तरफ से प्लान है? देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो वाहनों की संख्या है वो करीब 70,27,000। उसमें मालयान 2,54,000, यात्री वाहन 13,638, स्कूल बस 3,434, कार जीप 4,71,000, मोटरसाइकिल 27 लाख और ट्रैक्टर 2,72,000। अब इतनी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ राज्य में वाहन का पंजीयन है। इस स्थिति में राज्य सरकार की तरफ से माननीय भूपेश बघेल जी से चर्चा के उपरांत ये तय किया गया कि ऐसी कोई व्यवस्था को विकसित किया जाए कि ऑनलाइन सिस्टम में लोग अपने घर से आवेदन करें और अपने घर से आवेदन करने के बाद उनको लर्निंग लाइसेंस मिल जाए, उनको रजिस्ट्रेशन मिल जाए, रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल हो जाए, लाइसेंस का रिन्यूअल हो जाए। तो इसको इसी सोच के तहत तुहर सरकार तुहर द्वार एक योजना लाई गई, जिसमें ऑनलाइन सिस्टम में आप आवेदन करेंगे, आपको लर्निंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन ये दोनों ही घर पहुंच सेवा के आधार पर उपलब्ध हो जाएगा। और बाई पोस्ट इसका जब आप सक्सेस रेट देखेंगे तो बाई पोस्ट भी जो जानकारी या सर्टिफिकेट या लाइसेंस हम उनके निवास पर भेज रहे हैं तो वो करीब करीब 99% लोगों को वो प्राप्त भी हो रहा है। और इस आधार पर ये बहुत ही सफल योजना है।
और इसके अलावा और जनता को सुविधा देने के लिए एक परिवहन सुविधा केंद्र भी हम लोगों ने प्रारंभ करवाया है और वहाँ पे जो परिवहन सेवा केंद्र में परिवहन विभाग लाइसेंस दे रही है, जिसके आधार पर उनको लर्निंग लाइसेंस बनाने का उनको भी अधिकार दिया गया है। तो सरकार की योजना है कि ऑनलाइन सिस्टम में जितनी भी सुविधाएं दी जा सकती है अधिक से अधिक वो जनता को प्रदान की जाए ताकि विभागों के चक्कर ना काटना पड़े। अच्छा, लेकिन शहरों में लोग ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा पा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसकी कितनी पहुंच बन पाई है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि ऑनलाइन इसकी प्रक्रिया रखी गई है। देखिए, ऐसा है कि आजकल शहर और ग्रामीण में ऑनलाइन सिस्टम विद नेटवर्क वाली जो बात है जी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आजकल पूरे कंप्यूटराइजेशन सिस्टम का उपयोग हो रहा है और हर जगह ये सुविधा उपलब्ध हो चुकी है और उसके कारण जैसे शहरों में ऑनलाइन सिस्टम अपन लागू करके और उसका उपयोग आम लोग कर रहे हैं, तो ग्रामीण अंचल में भी किया जा रहा है। अब यदि मान लो कोई दूरस्थ अंचल है तो उनके पास एक सुविधा है कि वो सुविधा केंद्र में भी जो चॉइस सेंटर बोला जाता है, जो ब्लॉक के मुख्यालय में, तहसील के मुख्यालय में, जहां लगातार लोगों का आना जाना है, उसके माध्यम से भी वो लोग आवेदन कर देते हैं और ये सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जी, और क्योंकि मेरे साथ मेरे सहयोगी छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी संजय उपाध्याय जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, अगला सवाल वो आपसे पूछेंगे। संजय जी। मंत्री जी नमस्कार। मंत्री जी, मेरा सवाल ये है कि जो आपने परिवहन सुविधा केंद्र का आपने जिक्र किया है कि परिवहन सुविधा केंद्र खोले जाने हैं, तो जो जानकारी है कि परिवहन जो सुविधा केंद्र हैं वो केंद्रों को खोले जाने के साथ ही साथ वहां पर रोजगार के अवसर भी सृजित किए जाने हैं, इसका भी कुछ लक्ष्य रखा गया है। तो वो किस तरीके की प्रक्रिया होगी कि एक तो सुविधा केंद्र खुले ताकि लोगों को इन तमाम प्रक्रियाओं में दिक्कत ना उठानी पड़े, ये प्रक्रियाएं आसानी से वो सुचारू रूप से उन केंद्रों में जाकर इसकी व्यवस्था कर सकें, इसको संपादित कर सकें और साथ ही साथ रोजगार के भी अवसर सृजित हों। देखिए, आपका सवाल एकदम सही है कि क्या इसके माध्यम से परिवहन सेवा केंद्र के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, नहीं कराए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि परिवहन सुविधा केंद्र जिनको दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से यदि वो लाइसेंस बनाकर देंगे तो उसका वो फीस भी कलेक्ट करेंगे, तो एक हिसाब से उनको रोजगार मिला। अब यदि एक आध असिस्टेंट के रूप में उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर रख लिया तो एक रोजगार उसको मिल गया। तो ये रोजगार उपलब्ध कराने का ही उद्देश्य है और इसमें परिवहन विभाग में आवेदन होगा और आवेदन के स्क्रूटनी के बाद जो पात्र पाए जाएंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको रोजगार का अवसर ही दिया जाना है। इसलिए ये योजना बनाई गई है और रोजगार भी मिले, लोगों को सुविधा भी उपलब्ध हो सके, दोनों बातें हैं। जी अकबर जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि जिन इलाकों में नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ के लिए कोई व्यवस्था अलग से की गई है ताकि लोग लाइसेंस सहित अन्य आवश्यक जो प्रमाण पत्र हैं उन्हें प्राप्त कर सकें? देखिए, जहां तक नेटवर्क की बात है तो अभी तो छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाके में नेटवर्क आ गया। अब बहुत ज्यादा दूरस्थ यदि कोई स्थान है तो वहां पे पंचायतों में और तहसील में, जैसे ब्लॉक ऑफिस में, और उसके अलावा जो इसके अपने चॉइस सेंटर में, तो ऐसा पूरे छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। और नेट का भी जहां तक आप जो बात कर रहे हैं कि तो वो भी मतलब अधिकांश छत्तीसगढ़ के एरिया में हो गया है। जहां नहीं हुआ है वहां ब्लॉक मुख्यालय है, वहां तहसील है और वहां पे ये सुविधा उपलब्ध है, वहां चॉइस सेंटर भी है। तो जिसके माध्यम से ये सुविधाएं आराम से लोगों को उपलब्ध हो रही है, लोग आवेदन भी कर रहे हैं, उसका लाभ भी उठा रहे हैं। जी, और संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, देखिए, बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं चाहूंगा कि बाबूलाल शर्मा जी भी अपना सवाल कर लें। जी जी, मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि जी शर्मा जी बताइए। नहीं, मैं पहले ये कहना चाहूंगा मंत्री जी कि तुहर सरकार तुहर द्वार जो है वो बहुत लंबे समय से जो आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चला करता था उसकी तहत ही ये ट्रांसलेट करके इसका नाम रखा गया है। मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि उस दौर में
सारे विभागों को उसमें शामिल किया जाता था आपकी सरकार आपके द्वारा, लेकिन परिवहन विभाग के विषय पर कभी भी चर्चा नहीं होती थी। ये एक नवाचार आपने जो किया है और जिसमें जो उसकी छवि है परिवहन विभाग की पुरानी, उसको जो बदलने का आपका जो प्रयास है, वो इसकी सोच कहाँ से उपजी और इस तरह का प्रयास करने में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, ये जो संशय की स्थिति आपके मन में रही होगी, इसको कैसे स्पष्ट किया होगा आपने, उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, वाहनों की संख्या को देखकर कोरोना काल में जब एक स्थिति आई थी कि लगातार लोग मांग करते थे कि हमको टैक्सेशन में छूट होना चाहिए, तो उसमें यात्री वाहन के बारे में और स्कूल बस के बारे में और वो जो माल वाहक हैं उनके बारे में, तो ये सब चर्चा करने के लिए जब वाहनों की पूरी संख्या की जानकारी लेकर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, तो माननीय भूपेश बघेल जी ने ये कहा कि जब इतनी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन देने की जरूरत होती है, लगभग 70 लाख, तो निश्चित रूप से इनको चलाने वालों को भी 70 लाख के लगभग लाइसेंस भी लगेगा जो वाहन का संचालन कर सकें। तो क्यों ना इसको ऑनलाइन सिस्टम किया जाए ताकि लोगों को सुविधा हो। तब एक नाम दिया गया कि तुहर सरकार तुहर द्वार। आपने जो कहा कि तत्कालीन सरकारों के समय आपकी सरकार आपके द्वार, इस तरीके की बातें होती थी, मध्य प्रदेश के समय भी होती थी, उसमें परिवहन विभाग शामिल नहीं था। उसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पीने का पानी हो जाए, स्कूल की शिक्षा हो जाए, राशन कार्ड हो जाए, रहने का मकान हो जाए, इस प्रकार की साफ सफाई हो जाए, तो ये छोटी छोटी समस्याओं के लिए आपकी सरकार आपके द्वार, मध्य प्रदेश के समय तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार, बाकी छत्तीसगढ़ के समय ये सब होता रहा है, लेकिन परिवहन विभाग इसमें इसको अलग रखा गया था। तो उसी तर्ज में मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने के बाद वाहनों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए इसको निर्धारित किया गया है। जी संजय जी, आपका कोई सवाल? मंत्री जी, इसमें ही एक जुड़ी हुई बात है, चूंकि ये सुविधा केंद्र तमाम है, लेकिन एक नया विषय है जो कि क्योंकि अब देखिए कि जो भी गाड़ियां हैं, जो भी पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं, अब वो कहीं ना कहीं ऐसा समय आ गया है कि वो उस दिशा से अब इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम है, खपत है, उनकी कीमत है, सारी चीजें हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो नई वाहन नीति है, जो इलेक्ट्रिक वाहन की नीति है, तो वो कैसी बनी है कि लोग इस ओर आकर्षित हों और अधिक से अधिक ऐसे वाहनों का उपयोग करें? देखिए, जो इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में आपने जो बात रखी है, उसके बारे में भी विचार किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन उपयोग जिनको करना है और जो इलेक्ट्रिक वाहन परचेज करना चाहते हैं, तो उसमें राज्य सरकार की तरफ से उनको जो कीमत है उसमें कुछ छूट दी जाए, सब्सिडी दी जाए, तो ताकि अधिक से अधिक लोग इसको खरीदें और इसको उपयोग करें। जहां तक जो इस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली जो कंपनी है, वर्तमान में एक कंपनी यहाँ नया राजधानी में भी प्रारंभ हुई है, जो अपना 3 पहिया वाहन, ऑटो वगैरह जैसे होते हैं, ई रिक्शा, इसका निर्माण कार्य भी प्रारंभ करने का अभी उन्होंने शुरुआत की है, जिसका प्रदर्शन अभी जो राज्योत्सव के अवसर पर वहाँ साइंस कॉलेज मैदान में किया गया है। तो उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना, जो निर्माण करेंगे और जो खरीदी करेंगे, उनको राज्य सरकार की तरफ से राशि उपलब्ध कराना। तो ये दोनों ही स्तर पे काम चल रहा है और आने वाले समय में इसका अच्छा परिणाम आएगा। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल है, और देखा जाए तो ये आम जनता का सवाल है जो बार बार अक्सर सामने आता रहता है, वो है रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी को लेकर भी सरकार बहुत गंभीर है या फिर नहीं? जन जागरूकता के लिए क्या जरूरी कदम आने वाले वक्त में सरकार उठा सकती है? देखिए, रोड सेफ्टी का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन के आधार पर रोड सेफ्टी का राज्य स्तर में कमेटी निर्धारित है और सभी जिला स्तर में भी कमेटी बन चुकी है और नियमित रूप से इसकी बैठकें होती है। अब रोड सेफ्टी को लेकर जहां जहां कठिनाई उत्पन्न की जाती है, जैसे रोड के निर्माण को लेकर, या ऐसा कोई चौक चौराहा है जहां पे एक्सीडेंट पॉइंट चिन्हित होते हैं और साइन बोर्ड वगैरह कहीं नहीं है, तो वो चिन्हित होते हैं। तो ये वो पूरा रोड सेफ्टी के मीटिंग में
जो परिवहन विभाग के अधिकारी होते हैं, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी होते हैं, पंचायतों के अधिकारी होते हैं, तो ये सारे अधिकारी मिलके वहां पे इस बात की जानकारी देते हैं कि एक्सीडेंटल पॉइंट कौन कौन से चिन्हित हुए हैं और उसमें किस प्रकार का सुधार हो सकता है, और लगातार वो लक्ष्य निर्धारित होता है कि कितने दिनों के भीतर ये सुधार किया जाएगा और अगले मीटिंग में इसकी रिपोर्ट दी जाती है। तो वो लगातार प्रक्रिया चल रही है, जिला स्तर में भी और राज्य स्तर में भी। जी संजय जी, आपकी तरफ से कोई सवाल? नहीं तो मैं चौस बाबूलाल जी की तरफ जाऊंगी, उनकी तरफ से भी एक सवाल लेने की कोशिश करूंगी। संजय जी। मंत्री जी, एक सवाल यही है कि देखिए, जो रोड सेफ्टी है इसको लेकर, यातायात के नियमों को लेकर तमाम प्रकार के जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, समय समय पर अभी भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है मंत्री जी कि कुछ सख्त कदम भी उठाने होंगे, कड़े कदम भी उठाने होंगे? खाली जन जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोग छोटी मोटी बातों के लिए ही नियम तोड़ दिया करते हैं, जो कि बड़ी दुर्घटना का कारण होते हैं। तो कुछ कड़े कदम भी उठाने की आवश्यकता महसूस करते हैं आप? देखिए, विभाग की ओर से तो जन जागरूकता के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस प्रकार की कोई भी यदि समस्या, इसको दूर करना है तो जन भागीदारी भी जरूरी है। अब यदि आप शहरी क्षेत्रों में देखें, यदि आप कड़ाई करेंगे कि हेलमेट का उपयोग होना चाहिए, तो वो हेलमेट के बारे में भी कई बार अभियान चलाया गया, लेकिन आम जनता का सहयोग नहीं मिलता। तो अभियान कुछ दिन चलता है, फिर बंद हो जाता है। तो आम जनों का जब तक इसमें पूरी तरह से सहयोग ना हो, तब तक ये आप लगातार देख रहे हैं कि कई बार प्रारंभ करो, कई बार बंद करो। जहां तक कड़े कदम वाली बात है, तो अभी चौक चौराहों में एक सिस्टम नया जो लागू किया गया है, तो उसमें यदि आप उसको जंप करेंगे तो उसमें जुर्माना लगेगा आपको और वो चालान आपके घर पहुंच जाएगा। वो आजकल का सिस्टम डेवलप हो गया है। तो धीरे धीरे अब लोग उसमें जागरूकता में उनको पता लगेगा कि भाई यदि मान लो मैं इसको क्रॉसिंग को जंप करूंगा या चौक चौराहे को पार करने की कोशिश करूंगा, रेड लाइट को पार कर दूंगा, तो उनको जुर्माना लगेगा। जब घर में चालान की कॉपी पहुंचेगी तो धीरे धीरे अंतर आएगा। बाबूलाल शर्मा जी, आप संक्षेप में कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए मंत्री जी, आपके इस नवाचार से मुझे ये मानने में कोई गुरेज नहीं है कि परिवहन विभाग का साफ सुथरा चेहरा इसकी सफलता के साथ सामने आएगा, तो जनता की सरलता से सेवा करते हुए दिखेगा। ये तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि इस सिस्टम को सफल होना बहुत जरूरी है? क्योंकि एक नवाचार है और एक बहुत अच्छा इस विभाग में आपने लिया है। तो आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या मॉनिटरिंग की व्यवस्था के लिए कोई इसमें प्रावधान आपने रखा है, जो लगातार निरंतर मॉनिटरिंग इसकी होती रहे ताकि सफल रहे ये कार्यक्रम? और दूसरा, जो सेवा केंद्र में जो मदद दी जाएगी, जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया से अनभिज्ञ होते हैं, उनको सेवा केंद्रों में जाना होगा, तो वहाँ कोई निर्धारित फीस तय रहेगी? उससे ज्यादा लेने पर कोई कार्रवाई का इसी से जुड़ा एक और मेरा सवाल है, जैसा कि आपने कहा बाबूलाल शर्मा जी, इसी से जुड़ा एक और मेरा सवाल है कि केंद्रीय परिवहन नीति क्या राज्य में पूरी तरीके से लागू कर दी गई है? क्या सरकार इसको लेकर के कॉन्फिडेंट है? देखिए, ऐसा है कि केंद्रीय परिवहन नीति जो है वो तो लागू करना ही होता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो लागू है। और जहां तक मॉनिटरिंग सिस्टम वाली बात माननीय बाबूलाल शर्मा जी ने उठाई है, तो मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। और इसीलिए अभी मुझसे सवाल करने के पहले आपने समस्त आंकड़े बताए कि इतने इतने वाहनों का पंजीयन हो गया, इतना लाइसेंस जारी हो गया, सिस्टम क्या होगा, ऑनलाइन टैक्स पटेगा कि नहीं, ये सारी चीजें आपने बताई। तो मॉनिटरिंग है तब तो ये जानकारी है। बिल्कुल। हाँ, तो वो अच्छे ढंग से किया जा रहा है इसको। सेवा केंद्रों में जो फीस की बात मैंने पूछी। चलिए अगला सवाल। पहले सरकार के द्वारा सेवा केंद्रों में फीस के बारे में निर्धारित सरकार करेगी, तो उससे कहीं ज्यादा कहीं कोई लेता है तो उस पर कोई कार्रवाई की ये बनाएंगे क्या नियम? जी देखिए ऐसा है कि कोई भी प्रक्रिया यदि निर्धारित होती है तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि उसको पालन करना भी आवश्यक होता है। और यदि वायलेशन किसी भी विषय में होगा तो हर मामले में कार्रवाई के लिए सरकार सक्षम है। बिल्कुल जी। इसी से जुड़ा एक सवाल कि पहले सरकार के द्वारा आरटीओ बैरियर हटा दिया गया था और वे व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई थी,
लेकिन आपने क्या आवश्यकता महसूस की इसमें बदलाव को लेकर के? देखिए, आरटीओ बैरियर को लेकर आपने जो सवाल उठाया जी, आपको एक चीज की जानकारी मैं दे दूं कि छत्तीसगढ़ जो है वो नक्सल प्रभावित राज्य कहलाता है। आप सवाल इस बात का है कि गाड़ी का जो आवागमन है, राज्य के बाहर जो गाड़ी जा रही है, राज्य के भीतर जो गाड़ी आ रही है, इसकी जानकारी हमको होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब बैरियर हटाया गया था तो उस समय टोटल वार्षिक आय था 13 करोड़ और अभी फिर से जब बैरियर लगा है तो इसका वार्षिक आय बढ़ के हो गया 120 करोड़। तो ये जो कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि खाली भ्रष्टाचार के कारण ये सब किया जा रहा है, तो बंद होते समय 13 करोड़ था, अब बढ़ के 120 करोड़ हो गया है। तो हमको ये जानकारी में रहना चाहिए कि कौन सी गाड़ी आई, कौन सी गई, ये हमारे नियंत्रण वाला काम है। और अभी तत्काल जो नया काम हम शुरू करने जा रहे हैं, ये पूरा फुल्ली कंप्यूटराइज सिस्टम, जिसमें गाड़ी जैसे ही एंटर करेगी तो वो जो कैमरे लगे होंगे उसमें उसके नंबर को लेते ही उसके पूरे गाड़ी की पूरी डिटेल हमारी जानकारी में आ जाएगा कि खाली नंबर के आधार पर कि रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, परमिट है कि नहीं। तो सारा ऑनलाइन सिस्टम में इसको हमारा बैरियर हम जोड़ने जा रहे हैं और बहुत जल्दी इसके काम की शुरुआत के लिए इसका शिलान्यास कार्यक्रम होने जा रहा है। जी संजय जी, हाईटेक बैरियर जिसको हम कहेंगे, हाईटेक बैरियर। जी संजय जी, आपकी तरफ से कोई सवाल? जी बाबूलाल भैया, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, बाबूलाल शर्मा जी। देखिए, मेरा सिर्फ इसमें एक सुझाव है इसमें कि बहुत अच्छी योजना आप लाए हैं, एक नवाचार है। और आपका जो मैं बहुत समय से आपको जानता हूँ, आप में नवाचार करने की एक ललक होती है, तो उस तरह आपने ये नया काम लिया है। तो मेरा इसमें एक ही सुझाव है कि जो भी काम आप करेंगे ऑनलाइन आपका घर तक पहुंचेगा, वो हर काम की एक समय सीमा तय कर दीजिए, ताकि जो है वो लोग उसका इंतजार न करें। एक समय सीमा रहे, 15 दिन 20 दिन के अंदर में आपके पास में ये चीजें पहुंच जाएंगी, तो वो ज्यादा अच्छा होगा और आपकी लोकप्रियता के लिए भी और सरकार की लोकप्रियता के लिए भी अच्छा होगा। अन्यथा जो है अगर समय सीमा नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कुछ कभी कभी परेशानियां इसमें पैदा होंगी। और आपको इतने अच्छे नवाचार के लिए बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से। और एक अच्छा आपने नवाचार किया है, परिवहन विभाग में एक नया चेहरा बनाने का प्रयास, आपने विभाग का साफ सुथरा चेहरा बनाने का प्रयास किया है, उसके लिए आपको बधाई। अकबर जी। जी बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल एक और है आपसे कि आने वाले वक्त में परिवहन को लेकर के आगे और क्या नीतियां देखने को मिल सकती हैं? अब देखिए, समय समय के हिसाब से नीतियों का परिवर्तन होता है। आगे चल के आम जनों की जो मांग है कि और बेहतर सुविधा क्या हो सकती है, आम जनों की तरफ से या मीडिया की तरफ से आप लोग भी यदि कोई सुझाव देंगे, उसका भी हम लोग पालन करेंगे। वो जनहित में होना चाहिए। एक सुझाव को लेकर के आपने बहुत अच्छी सी बात कही है और इसी से जुड़ा एक सवाल भी है जो जनता के बीच से अक्सर गूंजता रहता है कि गाड़ियों का फिटनेस हमेशा से एक बड़ा विषय रहा है। इसके लिए क्या आगे और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं? नहीं, कड़े कदम का सवाल इसलिए नहीं है कि इसकी मॉनिटरिंग लगातार होती है जी। और जांच के दौरान यदि कोई वायलेशन पाया जाता है तो उसमें कार्रवाई भी होती है और उसको कड़े कदम वाली कोई बात नहीं है। इसकी प्रक्रिया निर्धारित है, तो जितना करना है उतना ही कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।